नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने पर गौर करेंगे जो इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा और सच कहूं तो काफी कड़वा सबक है। एक समुद्री इतिहासकार के नजरिए से अगर देखा जाए तो 1912 की वो सर्द रात सिर्फ एक साधारण समुद्री दुर्घटना नहीं थी, बल्कि यह इंसान के हद से ज्यादा अहंकार और कुदरत की असीम ताकत के बीच की एक बहुत ही खौफनाक टक्कर थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आरएमएस टाइटैनिक की। इस पूरी घटना की गहराई में जाने से पहले आइए एक बेहद गंभीर दार्शनिक सवाल पर विचार करते हैं। क्या इंसान सच में कुदरत को चुनौती दे सकता है, या फिर हमारा ये जो अति आत्मविश्वास है, जिसे हम ओवर कॉन्फिडेंस भी कहते हैं, यही हमें अंततः महाविनाश की ओर ले जाता है? टाइटैनिक का डूबना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि यह इंसानी घमंड की हार थी, और इस सोच की हार थी कि हम मशीनों के जरिए कुदरत पर जीत हासिल कर सकते हैं। तो चलिए, इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले बात करते हैं उस दौर की जिसे हम परफेक्शन का भ्रम कह सकते हैं। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत का वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर। उस वक्त इंसानों को लगने लगा था कि अब हम हर प्राकृतिक बाधा को आसानी से पार कर सकते हैं। 882 फीट की इसकी लंबाई, जरा कल्पना कीजिए। व्हाइट स्टार लाइन और शिप बिल्डर कंपनी हार्लैंड एंड वुल्फ सिर्फ एक तेज जहाज नहीं, बल्कि 17 मंजिला ऊंचा एक तैरता हुआ महल बना रहे थे। इतना विशाल कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में ही इंसान को कई मिनट लग जाएं। इसका सीधा सा मकसद था समंदर पर अपना पूरा कंट्रोल स्थापित करना। और इसी विशालता ने जन्म दिया उस मशहूर लेकिन जानलेवा शब्द को, अनसिंकेबल, यानी कभी न डूबने वाला। टाइटैनिक में 16 वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स बनाए गए थे। डिजाइन कुछ ऐसा था कि अगर इसके 4 कंपार्टमेंट्स पूरी तरह पानी से भर भी जाएं, तब भी यह जहाज डूब नहीं सकता। इस क्रांतिकारी तकनीक ने इंजीनियरों, मीडिया और आम लोगों के मन में खुद के अजेय होने का एक ऐसा खतरनाक भ्रम पैदा कर दिया, जिसकी कीमत बाद में हजारों लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई। अब आते हैं एक और कड़वी सच्चाई पर। जहां इंसानी जिंदगी से ज्यादा विलासिता यानी लग्जरी को अहमियत दी गई, जहाज के डिजाइन में कुछ ऐसे समझौते किए गए जो अंत में बेहद घातक साबित हुए। यहां सेफ्टी से ज्यादा सुंदरता और दिखावे को तवज्जो दी गई। एक तरफ देखिए, जहाज के अंदर स्विमिंग पूल, जिम और किसी शाही महल जैसी शानदार सीढ़ियां मौजूद थी, लेकिन दूसरी तरफ सुरक्षा के नाम पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स। ये लाइफ बोट्स केवल 1178 लोगों की जान बचा सकती थी, जबकि जहाज पर 2200 से ज्यादा लोग सवार थे। और जानते हैं ऐसा क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि जहाज का डेक खूबसूरत दिखे और उस वक्त के पुराने नियमों का फायदा उठाया जा सके। और फिर वो दिन आया जब इस भयंकर अहंकार का सीधा सामना कुदरत की ताकत से हुआ। 10 अप्रैल 1912 को कैप्टन एडवर्ड स्मिथ के नेतृत्व में ये पहला सफर शुरू हुआ। लेकिन ये सफर असल में जानलेवा अहंकार की एक पूरी श्रृंखला बन गया था। रास्ते में अन्य जहाज़ों से लगातार आइसबर्ग यानी बर्फीले पहाड़ों की चेतावनियां मिल रही थीं, लेकिन क्रू मेंबर्स जहाज़ की रफ्तार और उसकी इज्जत बनाए रखने में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्होंने 22 नॉट्स यानी करीब 41 किलोमीटर प्रति घंटे की उस तेज रफ्तार को जरा भी कम नहीं किया। कुदरत की उन स्पष्ट चेतावनियों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया। अब उस मनहूस रात की बात करते हैं जब इस कभी न डूबने वाले जहाज का सामना असली हकीकत से हुआ। 14 अप्रैल 1912 की वो रात। दिन भर की चहल पहल के बाद समंदर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। जरा सोचिए, मौसम बिल्कुल शांत और साफ हो और वही सबसे बड़ा खतरा बन जाए। उस रात पानी बिल्कुल एक शीशे की तरह लग रहा था। लहरें बिल्कुल नहीं थीं, जिसकी वजह से आइसबर्ग के किनारों पर कोई झाग नहीं बन रहा था। इसी वजह से जो लुकआउट्स थे, उन्हें वो विशाल बर्फीला पहाड़ तब तक दिखाई ही नहीं दिया जब तक कि बहुत देर नहीं हो गई। अगर हम उन अंतिम घंटों पर नजर डालें तो वो पल रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। रात 11:40 पर पहली बार आइसबर्ग देखा गया। तुरंत जहाज को मोड़ने और इंजन रिवर्स करने का आदेश दिया गया। लेकिन इतनी तेज रफ्तार से आ रहे इस विशालकाय जहाज के लिए अचानक मुड़ पाना बिल्कुल असंभव था। टक्कर हो गई। जहाज के 5 से ज्यादा कंपार्टमेंट्स पानी से भरने लगे और फिर रात 2:20 तक सब कुछ खत्म। दुनिया का सबसे सुरक्षित माना जाने वाला जहाज हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में समा गया। इस टक्कर के बाद जो अफरा तफरी मची और जो वर्ग भेद सामने आया, वो भी समझना बहुत जरूरी है। जब जहाज पानी में धंसने लगा तो निकासी का एक नियम बनाया गया। महिलाएं और बच्चे पहले।
लेकिन लोगों के दिमाग में वो अनसिंकेबल वाली बात इतनी गहराई से बैठी थी कि शुरुआत में किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि टाइटैनिक वाकई डूब सकता है। इस मनोवैज्ञानिक अविश्वास का नतीजा ये हुआ कि 65 लोगों की क्षमता वाली एक लाइफ बोट में सिर्फ 28 लोगों को बिठाकर ही समंदर में उतार दिया गया। जहां कई और जानें बचाई जा सकती थीं, वहां डर और अविश्वास की जीत हुई। और उस रात का जो सामाजिक विभाजन था वो भी बिल्कुल साफ था। फर्स्ट क्लास के यात्रियों के कैबिन ऊपर थे, तो उन्हें लाइफ बोट्स तक पहुंचने में आसानी हुई। लेकिन थर्ड क्लास के यात्री, जो ज्यादातर गरीब और प्रवासी थे, वो निचले हिस्सों में बंद दरवाजों और भूल भुलैया जैसे रास्तों के बीच फंसे रह गए। ये आपदा उस युग के सख्त सामाजिक वर्गों का एक कड़वा आईना बन गई थी। इन सब के बीच एक बेहद भावुक कर देने वाली घटना घट रही थी। बढ़ती अफरा तफरी, चीख पुकार और मौत के खौफ के बीच जहाज का ऑर्केस्ट्रा लगातार संगीत बजा रहा था ताकि लोग शांत रहें। म्यूजिशियंस ने आखिरी पलों तक अपने वाद्ययंत्र बजाए। ये इतिहास की ऐसी गहरी सच्चाई है जो हमें इंसानियत की खूबसूरती और उस खौफनाक त्रासदी दोनों का एक साथ एहसास कराती है। और उस रात पानी का तापमान क्या था? -2 डिग्री सेल्सियस। जब जहाज डूबा तो लोग सीधे इस जमा देने वाले अटलांटिक महासागर में गिरे। इतने ठंडे पानी में किसी भी इंसान का 15 से 20 मिनट से ज्यादा जिंदा रहना नामुमकिन है। लाइफ बोट्स की कमी और इस भयानक ठंड की वजह से उस रात 1500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। खैर, इतनी बड़ी त्रासदी के बाद आइए देखते हैं कि समंदर की उन गहराइयों से हमें क्या सबक मिले। जब सुबह हुई तो दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी थी। टाइटैनिक का डूबना पूरी तरह व्यर्थ नहीं गया। इस भारी नुकसान ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून में हमेशा के लिए कुछ जीवन रक्षक बदलाव किए। 1914 में सोलस यानी सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी का निर्माण हुआ। ये अनिवार्य कर दिया गया कि हर जहाज पर सभी यात्रियों के लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स हों और 24 घंटे रेडियो मॉनिटरिंग की जाए। उस रात जो जाने गईं, उन्होंने आगे चलकर लाखों लोगों का जीवन सुरक्षित कर दिया। दशकों तक ये जहाज समंदर की गहराइयों में एक रहस्य बना रहा। फिर 1985 में खोजकर्ता रॉबर्ट बैलार्ड ने अटलांटिक में 12,500 फीट नीचे इसके मलबे को खोज निकाला। ये मलबा सिर्फ जंग खाए लोहे का ढेर नहीं है, ये हमारे घमंड और इंसानी सीमाओं को याद दिलाने वाला एक टाइम कैप्सूल है जो 1912 की उस रात की कहानी आज भी खामोशी से बयां कर रहा है। अब इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार मन में आता है। आज 100 साल से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद जब हम तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चरम पर हैं, क्या हम सच में सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर तकनीकी पूर्णता की इस अंधी दौड़ में हम भी एक ऐसे ही रास्ते पर चल रहे हैं जहां आगे एक अनदेखा आइसबर्ग हमारा इंतजार कर रहा है? सोचने वाली बात यह है कि इंसान की बनाई कोई भी मशीन कभी कुदरत की ताकत से बड़ी नहीं हो सकती। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।